नमस्कार, मैं हूं विजय प्रताप और आप देख रहे हैं RKB न्यूज। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने दफ्तर के अंदर घुसपैठ करने और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल से कांग्रेस दफ्तर पर हमले की निंदा की। कांग्रेस ने कहा कि अहिंसा के आगे हिंसा कभी टिक नहीं सकती। वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारी वोटर अधिकार यात्रा को लोगों का अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ गुंडे भेजकर हमला कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी याद रखे, इस कायरतापूर्ण हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी वोट चोरी को और मजबूती से उजागर करेंगे। जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। संविधान को खत्म करने की आपकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी वोटर अधिकार यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते जनसमर्थन से बौखला कर भाजपा ने एक बार फिर हमें डराने धमकाने के लिए अपने गुंडों को आगे किया। पटना स्थित हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं के नेतृत्व में किया गया हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है और यह हमें SIR के नाम पर चल रही व्यापक वोट चोरी का पर्दाफाश करने से नहीं रोकेगा। भाजपा को अपने पतन और बिहार की जनता के बढ़ते आक्रोश का आभास हो गया है और उसकी हताशा की कोई सीमा नहीं है। किसी पार्टी कार्यालय पर हमला करना राजनीतिक हिंसा का सबसे विकृत रूप है और इसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और भाजपा द्वारा इस पैमाने पर की गई बर्बरता उसके असली चरित्र को उजागर करती है। बिहार पुलिस को इस अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा इस गुंडागर्दी का नेतृत्व करने वाले मंत्रियों और नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने PM मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने की कड़ी निंदा की। अमित शाह ने कहा कि जितना ज्यादा लोग PM मोदी को अपशब्द कहेंगे, गालियां कहेंगे, कमल उतना ही ऊंचा खिलेगा। शाह ने कहा कि राहुल गांधी की इस तरह की भाषा उनके राजनीतिक जीवन के लिए नुकसानदेह साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कई बातें कही, लेकिन इस तरह की अपशब्द भाषा से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि अगर राजनीति को प्रदूषित किया जाएगा तो देश सुरक्षित कैसे रह सकता है। उन्होंने सभी विपक्षियों से माफी मांगने और सद्बुद्धि प्राप्त करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो कांग्रेस और राजद के नैतिक पतन को दर्शाता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना केवल शर्मनाक ही नहीं बल्कि राजनीति के पतन की पराकाष्ठा है। नीतीश कुमार भी बोले हैं। नीतीश ने कहा कि जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोला है। इसके अलावा बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि कल से बीजेपी और उसका मीडिया लगातार ये खबर चला रहे हैं कि बिहार में PM मोदी को गाली दी गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त ये कथित घटना हुई वहां विपक्ष का कोई नेता मौजूद नहीं था। फिर भी बीजेपी और मोदी समर्थक मीडिया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मंच उनके कार्यक्रम का था। अब सवाल यह है कि अगर यही तर्क सही है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उन एक्स अकाउंट्स के लिए माफी क्यों नहीं मांगते जिन्हें वो खुद फॉलो करते हैं और जो महिलाओं को रेप की धमकी देते हैं, गालियां देते हैं और नफरत फैलाते हैं। जब मोदी और उनके मंत्री खुद ऐसे आपत्तिजनक अकाउंट्स को फॉलो करते हैं तो क्या जिम्मेदारी की वही कसौटी उन पर लागू नहीं होनी चाहिए?
वहीं सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खुद के बयान वायरल किए जा रहे हैं, जब उन्होंने जर्सी गाय, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा, इसके अलावा सोनिया गांधी के खिलाफ कई अपशब्द शेयर किए जा रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम कटने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आपत्तियां और दावे दाखिल करने की आखिरी तारीख जो 1 सितंबर है उसे 1 हफ्ते और बढ़ाया जाए। आरजेडी की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले करीब 80,000 दावे दाखिल हुए थे और आदेश के बाद लगभग 95,000 नए दावे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि वोटर लिस्ट से जिनके नाम हटाए गए हैं वो आधार कार्ड या अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के साथ दावा कर सकते हैं। बिहार चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अब 3 लाख वोटरों को चुनाव आयोग का नोटिस गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में या तो गड़बड़ी या फिर उन्होंने कुछ दस्तावेज दिए ही नहीं हैं। इन वोटरों को 7 दिनों का वक्त दिया गया है, तय समय में उन्हें जवाब देना होगा। शुक्रवार को रुपए ने डॉलर के मुकाबले 88.19 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया और अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया एक दिन में 61 पैसे गिर गया। विदेशी मुद्रा बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर तनाव, अमेरिकी टैरिफ और विदेशी निवेशकों के पैसे बाहर निकालने से रुपया लगातार दबाव में है। विशेषज्ञों का कहना है कि महीने के अंत में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है। देश में अगर आज आम चुनाव हो जाएं तो एनडीए की सीटें बढ़कर 324 हो जाएंगी। यही नहीं, बीजेपी की सीटें भी 240 से बढ़कर 260 हो जाएंगी। हालांकि पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से नीचे ही रहेगी। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये नतीजे निकल कर आए हैं। सर्वे में ये पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे में सामने आया कि बीजेपी को 260, कांग्रेस को 97 यानी 97 और अन्य को 186 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर 2024 में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को अपनी 400 पेज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार संभल में शाही जामा मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़की थी। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में संभल में हिंदुओं की आबादी में कमी और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली बातों का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% आबादी मुस्लिम थी और 45% हिंदू थी। हालांकि अब हिंदू आबादी घटकर 15% रह गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय बढ़कर 85% हो गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्ग के जामा मस्जिद में दिए गए भाषण को हिंसा के ट्रिगर के रूप में चिन्हित किया गया है। हालांकि रिपोर्ट की सामग्री को गोपनीय रखा गया है, लेकिन रिपोर्ट की तमाम बातें सामने आ चुकी हैं। विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ये एक गोपनीय रिपोर्ट है, लेकिन इसके बारे में पहले ही मीडिया में चर्चा हो रही है। ये सत्तारूढ़ दल की समाज को बांटने की रणनीति है। युवा रोजगार चाहते हैं, किसान परेशान हैं, लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को हवा दे रही है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से भारत का करीब 2/3 निर्यात प्रभावित हो सकता है। सबसे ज्यादा असर उन सेक्टर्स पर होगा जहां बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, चमड़ा और जेम्स एंड ज्वेलरी। आशंका है इन सेक्टर्स में हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यातकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन वर्कर्स को रोजी रोटी बचाना सबसे जरूरी है। सीतारमण ने वादा किया कि सरकार निर्यातकों की चिंताओं को दूर करेगी और हर संभव मदद करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। नवारो ने आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल रूस की जंग को फंड करने में कर रहा है। नवारो ने कहा कि भारतीय रिफाइनर रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इससे रूस को हार्ड करेंसी मिलती है जो यूक्रेन युद्ध में खर्च हो रही है। उन्होंने वॉशिंगटन द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ बढ़ाने का बचाव भी किया। नवारो के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत की तेल आयात में रूस का हिस्सा 1% से भी कम था, लेकिन आज
ये 30% से ज्यादा यानी रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। इस दौरान वो जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत होगी। पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सरकार की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। उन्हें यह जिम्मेदारी 3 साल के लिए सौंपी गई है। उर्जित पटेल सितंबर 2016 में रघुराम राजन के बाद RBI गवर्नर बने थे, लेकिन दिसंबर 2018 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया। उनका इस्तीफा उस समय आया था जब RBI और मोदी सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव सामने आया था। पटेल 1990 के बाद ऐसे पहले RBI गवर्नर थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। इससे पहले भी वो IMF में काम कर चुके हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए RKB न्यूज़ के साथ। मैं विजय प्रताप अब आपसे अनुमति चाहता हूं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।